हेलो डियर्स, छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा तैयारी 2022 के इस सेशन में जैसे कि आप लोग को पता होगा कि प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट कर दिया गया है, जिसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 20 प्रश्नोत्तर देखे हैं और पार्ट 2 में हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड 10-10 प्रश्नोत्तर देखे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है जिसमें हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 35 प्रश्नोत्तर, जो कि आपके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान से रिलेटेड प्रश्नोत्तर है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, ये सभी टॉपिक से रिलेटेड 35 क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, सेलेक्टेड किया गया है हुआ है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि जो भी एनालाइज हो उसका आप लोग फ़ायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पर न्यू हैं, लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो हर्षचरित क्या है? एक प्रकार का जीवनी है, ठीक है, जो कि संस्कृत जीवनी है, संस्कृत में लिखा गया है। ठीक, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हर्षचरित में जो हर्षवर्धन राजा है, ठीक है, हर्षवर्धन राजा, उसके क्या पूरे जीवनी को बताया गया है, उसके जीवनी को वो क्या क्या किया, उसके पूरा ऐतिहासिक जो कथन है उसको बताया गया है हर्षचरित जो जीवनी है इसमें। ठीक है, ये एक संस्कृत का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेन ने किस पुस्तक में भारत भ्रमण का वर्णन किया है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी यू की। ये एक प्रकार का जो ग्रंथ है, ठीक है, ग्रंथ है, इसी में इन्होंने भारत भ्रमण का पूर्ण जो संपूर्ण वर्णन है वो किया हुआ है। ठीक, और इन्होंने भारत में 15 साल तक रहा है। ठीक है, जिन लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोग लिख लीजिए, भारत में इन्होंने 15 साल तक बिताए हैं। और इनको क्या कहा जाता है? तो इनको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार। जिन लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जाना जाता है नीति के पंडित के नाम से भी जाना जाता है, नीति के पंडित। और सबसे ज़्यादा जो मेन है तो इनको वर्तमान का क्या कहा जाता है? वर्तमान का शाक्य मुनि कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान का शाक्य मुनि लिख लीजिएगा, जिन लोग नोट्स बना रहे हैं उन लोग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चारों भी। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा है। तो देखिए, जो राजा हर्षवर्धन है ये एक राजा होने के साथ साथ एक नाटककार भी हैं। ठीक है, और नाटककार के साथ एक कवि भी है। ये तीनों खूबी इसमें है, मतलब ये जो दोनों खूबी है ये इसमें है, और ये राजा पेशे से राजा है। ठीक है, तो इसका जो नाटक है तो उसका नाम है नागानंद। ठीक, इसके जो नाटक का नाम है नागानंद। इसके अलावा और भी इन्होंने नाटक दिया है, जैसे कि इसका नाटक हो गया प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका ये इसका नाटक है। ठीक, रत्नावली जो है ये भी क्या है? इसका नाटक है, रत्नावली भी हर्षवर्धन का नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट देख, और इन्होंने देखिए क्या किया है, जो हर्षवर्धन राजा थे इन्होंने सर्वप्रथम अपना जो राजधानी है वो कहाँ बनाया था? तो थानेश्वर में अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, इतिहास के पॉइंट से इसको याद रखिएगा, जो कि कहाँ है? तो ये है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में है, लिख लेना। उसके बाद कन्नौज को बनाया गया, चेंज करके किसको बना दिया गया? कन्नौज को बना दिया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया है? तो कुतुब मीनार जो है वो बनवाया गया है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनवाया गया है कुतुब मीनार। ठीक है, और ये कब बनाया गया है? तो 1206 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है। ठीक, 1206 ईस्वी में स्टार्ट। और इसको कंप्लीट किसके द्वारा कराया गया है? तो इस जो कुतुब मीनार बनाया गया है इसको कंप्लीट कराया गया है इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो मरम्मत भी एक बार हुआ था, बीच में मरम्मत कब हुआ था? तो इसका मरम्मत 1506 में हुआ था, 1506 ईस्वी में। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। ठीक है, लिख लीजिएगा, सिकंदर लोदी के द्वारा इसका मरम्मत भी कराया गया है। ठीक, और देखिए इससे जुड़े जैसे कि इसके जो दीवार में है पूरा लेख जैसे है तो उसमें किसका नाम मिलता है? तो उसमें फजल इल अब्दुल माली का नाम मिलता है। ठीक है, फजल इल अब्दुल माली। ठीक, अब्दुल माली याद रखिएगा, उसके जो पूरा लेख है उसमें इसी का नाम मिलता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है
14 अक्टूबर 1240 ईस्वी को इल्तुतमिश के पुत्र बराम शाह द्वारा किसका या किसकी हत्या किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो रजिया बेगम। ठीक है, उस टाइम रजिया बेगम कहाँ गई थी? तो उस टाइम वो भटिंडा के यात्रा में गई थी। भटिंडा से जब वो लौट रही थी तो बहराम शाह के द्वारा क्या कर दिया गया? 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में इसकी मृत्यु कर दिया गया। ठीक है, और उसी टाइम उसके एक और जो साथी थे उसका नाम क्या था? उसका भी मृत्यु कर दिया गया, जिसका नाम था अल्तुनिया। ठीक, अल्तुनिया, उसका भी मृत्यु कर दिया गया था। और ये जो रजिया बेगम है ये प्रथम मुस्लिम महिला बेगम है। ठीक है, प्रथम मुस्लिम महिला बेगम, याद रखिएगा, रजिया बेगम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? ठीक है, तो रुपये का सिक्का प्रथम बार ढाला गया था बोला है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान जो सिक्का है वो पहली बार ढाला गया है। ठीक है, और देखिए इसके जो शासनकाल के दौरान क्या हुआ था? पोस्टल विभाग का भी क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, पोस्टल विभाग का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्टल विभाग का स्थापना किसके शासनकाल के द्वारा हुआ गया, ऐसा पूछ सकता है। तो आप लोग शेरशाह सूरी को याद रखिएगा, जो कि क्या है? एक भारतीय पठान राजा है। ठीक है, पठान राजा, मुस्लिम राजा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो ये तो आप लोग को पता होगा, पहला युद्ध, सेकेंड युद्ध और थर्ड युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया और कब कब लड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो है, इसका जो राइट आंसर है वो है मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया। ठीक है, और ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 14 जनवरी, लिख लीजिएगा, 14 जनवरी 1761 को तीसरा युद्ध हुआ था किसके और किसके बीच? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, पानीपत का। और जो प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये हुआ था 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक, प्रथम ये विश्व युद्ध का याद आ जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में दीजिएगा। तो जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और जो द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का वो अकबर एवं हेमू के बीच में हुआ था। तो वह कब हुआ था? तो 5 नवंबर को 1556 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसका हार हुआ था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी का हार हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था जो बताया हूँ, याद रखिएगा, ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसमें बताया हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है हिमालय क्षेत्र जहां ब्रिटिश उपनिवेशी प्रशासन विशेषतः आकर्षित हुए और तत्पश्चात इस क्षेत्र में हिल स्टेशन जैसे धर्मशाला, मसूरी, सिमरा, कसौनी और छावनी कस्बे और स्वास्थ्य आश्रम जैसे अल्मोड़ा, लैंसडाउन, ठीक है, रानीखेत आदि विकसित हुआ। ठीक है, इस प्रकार का ये क्या किए? विकसित किए, यहाँ से आकर्षित होकर। तो यह संदर्भित क्षेत्र आता है। तो यह संदर्भित क्षेत्र कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, ये आता है शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया हुआ है सही युग्म चुनिए। तो जो पहला और दूसरा दिया हुआ है इसका सही युग्म कौन सा है? तो सलाल जल विद्युत, जो कि जम्मू और कश्मीर परियोजना है। ठीक है, ये क्या है? सही है। पराबिकुलम जलाशय तमिलनाडु, ये क्या? गलत है, क्योंकि ये क्या है? केरल में है। ठीक है, जो पराबिकुलम जलाशय है ये कहाँ बनाया गया है? केरल में बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी दाईं ओर से आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी नहीं है बोला गया है। ठीक है, दाईं ओर का मतलब क्या है? पूर्व। ठीक, पूर्व दिशा में नहीं मिलने वाली, मतलब पूर्व दिशा से नहीं आकर मिलने वाली जो सहायक नदी वो कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कोसी नदी आ जाएगा। ठीक है, कोसी नदी, क्योंकि जो चंबल नदी, सोन नदी, सिंध नदी, ये तीनों नदी है ये कहाँ?
पूर्व से आके बहता है, जैसे कि मान लीजिए ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इधर है, और बीच में ये क्या है, गंगा नदी है, गंगा नदी। तो ये पूर्व साइड से कौन कौन सा नदी आ रहा है, चंबल नदी आ रहा है, सोन नदी आ रहा है, सिंधु नदी आ रहा है। लेकिन जो कोसी नदी है ये कहाँ से, पश्चिम से जाके बहती है, मतलब इसकी सहायक नदी है, ठीक है, पश्चिम की इसकी सहायक नदी है, इसलिए इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कोसी नदी आ जाएगा। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियाँ डैश डैश कहलाती है। तो और अरावली की पहाड़ियाँ को हम लोग मेवात की पहाड़ियाँ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक। अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा चोटी है वह है गुरु शिखर, जिसकी चोटी की लंबाई है 1722 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये जो बता रहा हूँ ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। यदि समझ नहीं आए तो फिर से वापिस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित पर विचार करके सही आंसर चुनिए। तो पहला दिया हुआ है बराक नदी मणिपुर और मिजोरम में बहती है, ठीक। तो ये क्या है, सही है, क्योंकि ये मिजोरम और मणिपुर में बहती है बराक नदी। दूसरा दिया हुआ है पटकाई बूम नागा पहाड़ियाँ और लुसाई निम्न पहाड़ियाँ हैं जो झूम कृषि करने वाले जनजाति समूहों द्वारा क्या किया जाता है, आवासित है, ठीक है। ये क्या है, आवासित है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों क्या है, सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भिवानी नहर डैश डैश से निकलती है। तो जो भिवानी नहर है वो कहाँ से निकलेगी, तो वो है भाखड़ा नहर से निकलता है, ठीक है, भिवानी नगर, जो कि कौन से नदी पे बनाया गया है, जो कि सतलज नदी पे बनाया गया है, ठीक है, सतलज नदी पे, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बसंत ऋतु पत्तियों के रंग की घटना डैश डैश में होती है। तो जो बसंत ऋतु में पत्तियों के रंग की घटना है परिवर्तन होने वाली, वो किस में होती है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा समशीतोष्ण पर्णपाती वन में, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, विश्व में, तो ये शीतोष्ण एरिया में पाया जाता है, शीतोष्ण एरिया में पाया जाता है जो बसंत ऋतु है वो, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो क्या करती है, अपने पत्तियां को गिरा देती है, ठीक, बसंत ऋतु में फिर नया पत्तियां आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डैश डैश जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पैदा करती है, ठीक है। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कौन पैदा करता है, कौन सा गैस, जो है जलवायु परिवर्तन करता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर में आ जाएगा आप लोग के का कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, जिसको क्या से दर्शाते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या करता है, ग्लोबल जो वार्मिंग होता है, ठीक है, विश्वव्यापी तापक्रम क्या होता है, बढ़ जाता है, और जलवायु में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसका मुख्य ये क्या है, कारण है, ठीक। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके कारण सबसे बड़ी समस्या कौन सा आ रहा है, तो जलवायु में ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, और जो हमारा क्या है, जो बर्फ है हिमालय पर्वत की वो है पिघलने लग रहा है, ठीक है। और जो ग्लेशियर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पिघल रहा है, ग्लेशियर, ठीक। ये इसका क्या है, माइनस पॉइंट है तापक्रम बढ़ने का। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कौन से जलवायु कटिबंध में वर्षा कम अति अस्थिर अविश्वसनीय होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य अक्षांश पश्चिमी महाद्वीप में, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो वर्षा होता है वो कम अस्थिर अविश्वसनीय होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रासायनिक अपक्षय में सामान्यतः देश देश मृदा होती है। तो रासायनिक अपक्षय में कौन सी मृदा होती है, परिष्कृत मृदा होती है, ठीक है। इसमें परिष्कृत मृदा होती है, और ये जो मृदा है ये क्या होता है, कई सौ सालों से मिल के बना हुआ है, पत्थरों तथा चट्टानों के जो टूटा हुआ है, ठीक है, उसके कारण है, ठीक। मतलब जो परिष्कृत मृदा है रासायनिक अपक्षय का, ये क्या है, कई सौ सालों पहले जो चट्टान है, ठीक है, इसके टूटने से फिर उसके बाद इसके जो क्रिया हुआ है उसके बाद ये मिट्टी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सबसे अधिक सदस्य राज्यसभा में किस राज्य के हैं, तो सबसे अधिक सदस्य वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि इस राज्य में देखिए कितने सदस्य हैं,
राज्यसभा में होते हैं 245 सदस्य, ठीक है, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है। याद रखिएगा, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, तो उसको नाम से जाना जाता है, नामित सदस्य के नाम से जाना जाता है। ठीक, नामित सदस्य के भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि देख लीजिए, इसका जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष के लिए रहता है, 6 साल के लिए इसका कार्यकाल रहता है। और देखिए आगे इसके बारे में देखेंगे, तो चलिए बस आज के लिए इसमें इसी को ही समझिएगा, ठीक है, इस वीडियो में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो वो चुने जाते हैं एकल हस्तांतरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित किया जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा ये क्या होता है, चुना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखिए जो क्या है, राज्यसभा का जो सदस्य होता है इसके लिए अनिवार्य जो योग्यता क्या होनी चाहिए आप लोग को पता है, तो इसका योग्यता होना चाहिए, सबसे पहला है कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, ठीक, पहला है। दूसरा है वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, मतलब वो कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, जॉब के पद पे ना हो। ठीक, ये इसका, और इसमें क्या होता है, वो पागल या दिवालिया मत रहे, ये सबसे ज़्यादा मेन है, दिवालिया या पागल मत रहे। ठीक है, वरना वो देश को कैसे चलाएगा, अंगूठा छाप लोग थोड़ी ना चला पाएंगे। ठीक है, जिस राज्य का वह प्रतिनिधित्व पाना चाहता है उस राज्य के संसदीय क्षेत्र में वह मतदाता भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि संसद बन गया है वो, ठीक, जो राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं वो क्या है, बिना वोटधारी है, वोट नहीं दे सकते, ऐसे वाले लोग नहीं बनेंगे। जो वोट देते हैं वही उसकी पहचान पत्र होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। संसद का उच्च सदन में किसे कहा जाता है, संसद का उच्च सदन से किसे कहा जाता है, मतलब किसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राज्यसभा को संसद का जो क्या है उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, ये इसका सही रहेगा क्या, क्योंकि देखिए जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है ये क्या है, ये संसद के अंग है, लेकिन राज्यसभा क्या है, राज्यसभा उच्च सदन है। और जो लोकसभा किस में आता है, तो ये आता है निम्न सदन में। ठीक है, लोकसभा आएगा निम्न सदन में, याद रखिएगा, निम्न सदन कौन सा है, तो लोकसभा है, और उच्च सदन है तो राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है, तो ये आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसको कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसको मैं पहले बता चुका हूँ, देखते हैं किसको याद है और किसको नहीं है। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। संसद में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, संसद है इसमें संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो है लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि जो संसद में रहता है वो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ है, तो ये प्रथम बार कब प्रारंभ हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रथम बार प्रारंभ हुआ तो वो हुआ है ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, क्योंकि जो सरकार के संसदीय प्रारूप है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो ब्रिटेन में सबसे पहली बार प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि देश देश द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसकी जो चुनाव की तिथि है वो इनमें से किसी के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। ठीक है, क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि देख लीजिए जो लोकसभा प्रक्रिया और संचालन में क्या होता है, इसके अलग से नियम रहता है, उस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो अध्यक्ष का चुनाव रहता है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित तिथि पर होता है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, लोकसभा का जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, इसका चुनाव किसके द्वारा होता है,
राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, कब होता है? एक निर्धारित तिथि पे, जिसका क्या है, लोकसभा और जो महासचिव रहता है जो कि क्या करता है, सदस्य की इस तिथि को, सूचना को नोटिस द्वारा देता है। मतलब इसका क्या है, जो महासचिव होता है, ठीक है, सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी बोला जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी एक क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है। इसके द्वारा एक नोटिस के तौर पे इसको सूचना के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, तब जाके इसका डेट निर्धारित होता है। ठीक, और जो अध्यक्ष रहता है, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर रहता है, ये क्या रहता है, तो ये रहता है अधिष्ठिता अधिकारी रहता है। ठीक है, वहाँ का मेन अधिकारी रहता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा उन लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट इसका वीडियो अपलोड होगा उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा, या फास्ट हो रहा होगा या फिर जो वॉइस ओवर है वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है पूछा गया है, गलत है पूछा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन, ठीक है, में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये क्या है, ये क्या है, जो ये बोला हुआ है कि वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वित्त विधेयक और जो धन विधेयक होता है इसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, न कि इसको किसमें संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता। इसको किसमें प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किसी भी सदन में नहीं किया जाता, केवल लोकसभा में किया जाता है। जैसे कि संसद का और सदन में क्या आ जाएगा, राज्यसभा आ जाएगा, तो राज्यसभा में वित्त विधेयक को प्रस्तावित नहीं किया जाता है। तो इसका जो गलत क्या हो जाएगा, तो इसमें जो गलत है वो ए हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो बी कंडीशन है उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इसी लाइन से क्या पता क्वेश्चन बना के दे दे। सभी विधेयकों के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन अनिवार्य होता है। ठीक है, वित्त मंत्री वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, विधेयकों के संबंध में असहमति को संसद के संयुक्त सत्र के माध्यम से सुलझाया जाता है। ठीक है, मतलब जो विधेयक के संबंध में असहमति को संसद के संयुक्त सत्र के रूप के माध्यम से सुलझाया जाता है। ठीक, इस प्रकार ये जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इसमें दिया गया है, देखिए एक कुंडली में, ये फिजिक्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, एक कुंडली में 53 mH का प्रेरण और 0.3 ओम, ठीक है, ओम का प्रतिरोध है। यदि 12 वाट विद्युत चुंबकीय बल EMF को कुंडली के पार लगाया जाता है तो विद्युत प्रवाह का संतुलन मान बनने के बाद चुंबकीय क्षेत्र में कितना ऊर्जा भंडारित होता है, ठीक है, या होती है। ठीक, तो इसमें जैसे कि मान लिया जाए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुंडली का जो प्रेरण दिया हुआ है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो एल बराबर 53 mH दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जब हम लोग एच में कन्वर्ट करेंगे तो इसको इंटू में 10⁻³ इंटू कर देंगे। ठीक है, जब इसको एच में हम लोग लाएंगे, कैपिटल एच में, मेगा हर्ट्ज को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 53 × 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसका प्रतिरोध देखिए, तो प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, तो 0.35 ओम इसका प्रतिरोध दिया हुआ है। ये जो है ये ओम का साइन है। ठीक है, और ये बैटरी का EMF दिया हुआ है, तो जो EMF है ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट। ठीक, याद रखिएगा 12 वोल्ट दिया हुआ है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, VEMF। ठीक है, अब देखिए इसको क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो इसको सॉल्व करने का I = V/R, क्योंकि जो धारा रहता है वो उसके वोल्टेज और प्रतिरोध के क्या होता है, डिवाइड के बराबर रहता है। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, I = वोल्टेज का मान रखेंगे 12 और प्रतिरोध का मान रखेंगे 0.35। ठीक है, तो इस प्रकार जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इससे कट किए हो जाएगा 34। ठीक है, बचा इसमें तो हो जाएगा 28। तो इसका जो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखिए इधर को मैं मिटा दे रहा हूँ ना, ये आ जाएगा
34.28, ठीक है, इतना आएगा। तो ये किस में रहेगा, ये रहेगा एम्पियर में रहेगा। क्यों एम्पियर में रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या निकाले हैं, आई निकाले हैं, धारा, फॉर्मूला से इसका धारा निकला गया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र में कितनी भंडारित ऊर्जा होती है, तो इसका जब भंडारित ऊर्जा निकालना है, टोटल ऊर्जा निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 LI का स्क्वायर। मतलब क्या होता है, प्रेरण और जो धारा है इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए इसमें हम लोग मान रख देते हैं, ठीक है, हाफ LI का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एल में हम लोग क्या मान रख देंगे, एल में मान रख देंगे 53 इंटू 10⁻³ इंटू क्या आ जाएगा 34.28 एम्पियर में रहेगा, ठीक है ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे, तो ऊर्जा का जो इकाई रहता है वो क्या रहता है, ऊर्जा का इकाई जूल रहता है, ठीक है। तो इसका जब इंटू करेंगे तो ई बराबर कितना जूल आ जाएगा, एनर्जी बराबर, तो एनर्जी बराबर आ जाएगा 31 जूल, ठीक है, 31 जे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 31 जे आया है इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 जूल, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग को तो प्रोसेस लाइन के बाद समझ में आ गया होगा, आप लोग कॉपी में एक बार और करके देख लीजिएगा ताकि आप लोग को वो मतलब याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, एम्पियर मैक्सवेल समीकरण किसके द्वारा दिया जाता है। तो जो एम्पियर मैक्सवेल समीकरण है ये दिया जाता है, ये देखिए, ये इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है किसी बंद पृष्ठ का पूर्ण समाकलन, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ का समाकलन को हम लोग इसी से डिनोट करते हैं, ठीक। ई दिया, फिर डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आ जाएगा, क्योंकि एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण इसी के द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जहां की ई क्या रहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक विद्युत धारा लूप विद्युत, ठीक है, क्या करता है, को एन घुमाव से ले जाता है और विद्युत द्वारा ग्रहण किया गया क्षेत्र ए है, तो चुंबकीय द्विध्रुव गति किसके द्वारा दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका जो राइट आंसर आ जाएगा एम इक्वल टू NIF के द्वारा इसका क्या किया जाता है, चुंबकीय द्विध्रुवीय गति निकाला जाता है, ठीक है। जहां क्या होता है, ए बराबर हो जाएगा धारावाही कुंडली का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसमें अलग से इसका हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। तो जो NIA होता है, ये यहाँ दिया हुआ है, ये F नहीं है, ये A है, ठीक है, NIA। तो A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है धारावाही कुंडली का क्षेत्रफल, ठीक है, याद रखिएगा इसको, धारावाही कुंडली का क्षेत्रफल होता है A बराबर। और जो इसका N बराबर क्या होगा, तो N बराबर होगा इसमें फेरों की संख्या, फेरों की संख्या को क्या बोलेंगे, N बोलेंगे, ठीक है। और I बराबर हो जाएगा प्रवाहित धारा, ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा, प्रवाहित धारा, जो कि किस में रहेगा, एम्पियर में रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर आमतौर पर संयोजित किया जाता है। तो विद्युत परिपथ, तो ये आप लोग को काफी ज्यादा सरल है, क्योंकि ये 9th के फिजिक्स में दिया हुआ है, ठीक है, 9th 10th के फिजिक्स में दिया हुआ है। तो जो वोल्ट मीटर है वो आमतौर किस चीज से जो यह है संयोजित किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो समांतर क्रम में, ठीक है। और जो घर में क्या दिया जाता है, टीवी, पंखा, कूलर, ये किस क्रम में जोड़ा जाता है, कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं जो फिजिक्स का MCQ आप लोग को वीडियो दिया हूँ उसमें मैं इसको आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो घर का कूलर, पंखा है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लेंसों की शक्ति SI इकाई क्या है। तो जो लेंसों की शक्ति SI इकाई है वो होता है डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए लेंस में क्या किया जाता है, जो प्रकाश रहता है, प्रकाश की किरणें, इसका क्या होता है, अभिसरण होता है, ठीक है, अभिसरण फैलाव होता है और अपसरण होता है, ठीक, अपसरण
अपसरण, ठीक, फैलाव होता है, ठीक है, और इसका आना और बिछड़ना होता है, ठीक है, मतलब परावर्तन होता है। तो ये क्या कहलाता है, इसकी लेंस की क्षमता कहलाता है, ठीक। किसी लेंस के क्षमता क्या कहलाएगा, उस किरण के अभिसरण और अपसरण पर निर्भर करेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस की क्षमता बोलेंगे, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया प्रकाश की तरंग प्रकृति के विचरण द्वारा किस परिघटना की व्याख्या नहीं किया जा सकता। तो इसमें दिया गया है इस प्रकाश की तरंग प्रकृति के विचरण द्वारा किस परिघटना की व्याख्या नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रकाश के विवर्तन की घटना नहीं किया जा सकता, प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो है उसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता, प्रकाश का प्रवर्तन नहीं किया जा सकता, ये तीनों क्या है, नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए निर्वात में क्या होता है, तरंग की चाल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जो प्रकाश में तरंग होता है इसकी चाल किसमें सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, तो यह होता है 3 × 10⁻⁸, ठीक, MES होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। La⁴ पॉजिटिव आयन, ठीक है, La के घात में 3 पॉजिटिव आयन है, ठीक, ये आयन दिया हुआ है। तो ये क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रतिचुंबकीय है, ठीक। ये क्या है, प्रतिचुंबकीय है, क्योंकि क्या है, इसमें 3 प्लस है, मतलब 2 + 1 क्या है, 3 प्लस, तो 2 ++ क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, एक क्या हो जाएगा, चुंबकीय हो जाएगा। तो दूसरे के साथ क्या करेगा, दूसरे के प्लस के साथ ये फेंकेगा, माइनस के साथ जुड़ेगा, तो ये किस में आ जाएगा, प्रतिचुंबकीय में आ जाएगा, ठीक है, जो कि चुंबकीय व्यवहार में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। शीतल पेय जो कि कोल्ड ड्रिंक है में कौन सा एसिड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्बनिक एसिड, ठीक है। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप लोग, उसमें क्या होता है, कार्बनिक एसिड होता है, और इसका पीएच मान होता है 2.4। ये भी याद रखिएगा, जो ठंडा पदार्थ है उसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान होता है 2.4, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यौगिक का नाम बताए, Na2SO H2O3, ठीक है। तो इस यौगिक का नाम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम थायोसल्फेट। क्यों, क्योंकि Na का क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, Na2 सोडियम हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या है, H2O3, ये क्या हो जाएगा, थायोसल्फेट, ठीक। ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा, तो एक प्रकार का जो थायोसल्फेट आयोडीन होता है, ठीक है। आयोडीन उस क्रिया के अंतर्गत आएगा जिसमें कि सोडियम टेट्रा थायोनेट बनता है, ठीक है। इसमें क्या बनता है, सोडियम टेट्रा थायोनेट बनेगा। जैसे कि इसको समीकरण के माध्यम से लिखेंगे क्या हो जाएगा, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल, मतलब ये क्या हो जाएगा, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल में हम 2 मॉलिक्यूल और जोड़ेंगे, मतलब सोडियम के 4 मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये स्टार बन गया, इसको 2 और 2 ये क्या हो जाएगा, N4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार सल्फर जो सल्फेट है इसका भी 4 मॉलिक्यूल, तो इसको भी 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। O2 लिख सकते हैं, सॉरी O3 इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि O को ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम टेट्रा थायोनेट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2S4O6 + 2NaL, जो कि क्या हो जाएगा, NaL क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम टेट्रा थायोनेट, ठीक है। इस प्रकार ये जो है 35 क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन लोग इसको अच्छे से नहीं समझे होंगे उन लोग इसको वापस से जाके देख सकते हैं, और जिन लोग करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखे हम लोग मेरे दूसरे चैनल में जाके करंट अफेयर का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो करंट अफेयर जो बता रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पटवारी के एग्जाम के लिए। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उसमें भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है। जितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतना जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड होगा। तो जिन लोग इस चैनल पर न्यू हैं लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।